नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज तमाम खबरें होंगी। खास करके हमारी जो नजर है वो इस बात पर रहेगी कि अचानक जम्मू कश्मीर के इलाके में इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ गई हैं, क्यों ड्रोन के जरिए। क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू में एफओ स्टेशन पर एक हमला करने की जो कोशिश देखी गई और उसके बाद आज एक बार फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमने ड्रोन्स की मौजूदगी देखी। तो आतंकियों के हाथों में ये ड्रोन बम आखिर आए कैसे, इस सवाल का विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों आतंक का ये जो चेहरा जो बदल रहा है, आतंक के जो हथियार बदल रहे हैं, ड्रोन बम से भारत का सुरक्षा कवच हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। आखिर ऐसे ड्रोन्स कैसे हैं जो कि किसी रेडार की जद में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। साथ ही हम इस खबर का भी विश्लेषण करेंगे कि कश्मीर में यह लश्करे हाय तौबा क्यों मची है। एक तरफ आप देख रहे हैं आतंक के बदले हुए हथियार, हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आतंक अपने चेहरे को बदलने की कोशिश कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्यों ऑनलाइन अड्डों में नई रौनक नजर आ रही है। तीसरा विश्लेषण जिस खबर का हम करने वाले हैं वो है कि 48 घंटे में ट्विटर बताए कि अकाउंट क्यों ब्लॉक किया है। ट्विटर और सरकार के बीच की जो राड है वो चल रही है और उसमें ट्विटर को यह समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदुस्तान के कानून का पालन किए बगैर उसका जीना यहां पर मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है। ट्विटर पर एफआईआर की तूफानी बरसात की गई है। कुछ एक्स्ट्रा खबरदार भी हम आपको करेंगे क्योंकि मॉडर्ना के लिए भारत के दरवाजे खुल गए हैं। मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई की मंजूरी दे दी गई है। सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात की मंजूरी दे दी गई है, यानी अब तक जो वैक्सीन समय यहां पर लगते थे उसकी एडिशन में अब मॉडर्ना वैक्सीन भी भारत में पहुंचने वाली है और आपके लिए तैयार रहेगी। भारत में मंजूरी पाने वाले वैक्सीन में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक वी है और अब यह नई वैक्सीन मॉडर्ना। गुजरात के डांग जिले में सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेल्फी का शौक आपको भले ही बहुत हो, लेकिन एकमात्र अब यह हिल स्टेशन डांग का जो वहां के सपुतारा में है वहां पर सेल्फी पर प्रतिबंध है। मॉनसून में डांग जिले में पर्यटकों की भारी भीड़ आती है, लेकिन अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो जरा ध्यान से अपने मोबाइल को सेल्फी खींचने के लिए लगाइएगा। सेल्फी लेते हुए दुर्घटनाओं की आशंका होती है और इस वजह से प्रतिबंध का यह फैसला वहां पर लिया गया है। लेकिन सबसे पहले यह सबसे बड़ी चीज कि भारत को ड्रोन वाले खतरे का तोड़ निकालना होगा। लगातार 3 दिन हो चुके हैं जम्मू में एक के बाद एक ड्रोन देखे जा रहे हैं और ये सभी ड्रोन सैन्य ठिकानों के आसपास ही दिखे हैं। यह देश के लिए चिंता की बात है और बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसे ही ड्रोन से जम्मू के एफओ स्टेशन पर हमला हुआ। इस हमले की जांच अब एनआईए को दी गई है। यह जांच चल ही रही थी कि रविवार की रात को रत्नुचक और कालूचक में ड्रोन दिखे। इन दोनों जगहों पर आर्मी कैंप है। आर्मी ने फायरिंग की, ड्रोन गायब हो गए, लेकिन सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन का दिखना बंद नहीं हुआ। सोमवार को लगातार तीसरी रात जम्मू में ड्रोन एक्टिविटी हुई और 3 बार 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन दिखे। पहली बार रात को 1 बजे रत्नुचक में ड्रोन दिखा, फिर 2 घंटे बाद कुंजवानी में ड्रोन दिखा, फिर तीसरी बार रात को 4 बजे कुंजवानी में फिर ड्रोन दिखा। अब यह क्लियर नहीं है कि यह एक ही ड्रोन था या अलग अलग ड्रोन थे, लेकिन आर्मी ने इन ड्रोन पर इस बार रिएक्ट नहीं किया, फायरिंग नहीं की, इन पर नजर रखी, लेकिन ड्रोन का फिर पता नहीं चला, ये फिर गायब हो गए। भारत के लिए यही बड़ी चुनौती है। रक्षा मंत्री ने ड्रोन हमले पर सुरक्षा बलों से पूरी रिपोर्ट मांगी है। पीएम ने भी हाई लेवल मीटिंग की है क्योंकि ड्रोन हमले की शुरुआती जांच में लश्कर तैयबा का हाथ होने की बात सामने आ रही है। भारत ने यूएन में भी मुद्दा उठाया है कि हथियार बंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है और इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना आतंकवाद का सबसे गंभीर खतरा है। पर सवाल तो यह है कि भारत ऐसे खतरे में खुद की सुरक्षा कैसे करेगा। ड्रोन से आतंक की नई टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान के आतंकियों के हाथ लगी है तो भारत इस खतरे से कैसे निपटेगा। देश में पहली बार ड्रोन से कोई हमला हुआ। पहली बार ड्रोन बम गिरा कर गया। पहली बार इतने हाई अलर्ट के बाद भी ड्रोन बार बार दिख रहे हैं। जम्मू में पिछली 3 रात में 7 ड्रोन सैन्य ठिकानों पर मंडरा चुके हैं। 2 ड्रोन से पहला हमला हुआ था, बाकी 5 ड्रोन
पिछली 2 रात से दिख चुके हैं। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ड्रोन हमले अब देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, इन्हें रोकना कितनी बड़ी चुनौती है, ये जम्मू में पिछली 3 रातों ने बता दिया। ड्रोन हमले पर अब हर सेना मुख्यालय, यूनिट और कैंप हाई अलर्ट पर है। सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन कमांडो तैनात हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर हाई अलर्ट है। बॉर्डर और एलओसी पर ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट है। 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आसमान में अब हर चीज संदेह के घेरे में है, हर तरफ अलर्ट है। ड्रोन का कुछ पता नहीं कि कब कहां से आ जाए और वैसा हमला कर दे जैसा कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था। ड्रोन वाला हथियार आतंकियों के हाथ लग चुका है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है। कालूचक में जो ड्रोन एक्टिविटी दिखी उसमें भी लश्कर का हाथ होने का शक है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के कुछ घंटे बाद नदीम नाम के आतंकी को 4 किलोग्राम विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। इसी से पूछताछ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर का कनेक्शन होने के संकेत मिले। अगर इस ड्रोन हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उसके ओवरग्राउंड आतंकियों का हाथ है तो यह हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के पास हाल के सालों में जितनी भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई उसमें ज्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन कर रहे थे। पिछले साल जम्मू के हीरानगर में 24 किलोग्राम के एक ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया था, जिसकी फॉरेंसिक जांच से बड़े खुलासे हुए थे। ये पता चला था कि वो एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन था, जिसका कंट्रोलर हांगकांग का था और जिसके कंपोनेंट स्थानीय तौर पर ही असेंबल किए गए थे। ये ड्रोन 30 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तरह के कम से कम 14 ड्रोन पिछले साल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल किए और हमले के लिए उड़ान भरी। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन बम पहले से तैयार कर लिए थे और जिन ड्रोन बम से हमले की कोशिश वो पिछले 1 साल से कर रहे थे उसमें पहली बार वो कामयाब हो गए, जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन पकड़ में नहीं आए और हमला हो गया। भारत इसलिए तुरंत यूएन में ये मुद्दा लेकर गया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है और ये बहुत गंभीर मामला है। ड्रोन पर खर्च कम है, ये आसानी से उपलब्ध है और अगर आतंकी इसका इस्तेमाल हथियार की सप्लाई और हथियार के लिए कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को इस पर चिंता होनी चाहिए। ड्रोन एक नए किस्म का हमला है। इसमें 3 ऐसी बातें हैं कि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। पहला, इसका साइज बहुत छोटा है। ये तो एक पंछी की तरह उड़ता नजर आता है, जिससे रेडार के सिग्नेचर में ये नहीं आता है। दूसरा, ये बहुत कम ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है, जिससे रेडार का पकड़ना और भी मुश्किल होता है। तीसरा, इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये साधन तो हैं, हमको ड्रोन को नाकारा करने की नई टेक्नोलॉजी सोचनी पड़ेगी। हमारी जो रेडार्स हैं वो बड़े ड्रोन को तो आसानी से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे जो कॉप्टर हैं, क्वाडकॉप्टर हैं, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तान को नई टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी इख्तियार करनी पड़ेगी जिससे इनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सके। एज ऑफ टुडे इस माफी की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन अगर ड्रोन को आतंक का नया हथियार बना रहे हैं तो सवाल यह है कि भारत के पास इससे सुरक्षा के क्या उपाय हैं और काउंटर प्लान क्या है, क्योंकि अभी भारत के पास कोई ठोस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। सिर्फ एक ही विकल्प है कि ड्रोन को देखते ही मार गिराया जाए, लेकिन ये कहने और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि ड्रोन को मार गिराने के लिए उसका दिखाई देना और रेंज में होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर रात के अंधेरे में उड़ने वाले ड्रोन को मार गिराना आसान नहीं है। हालांकि डीआरडीओ ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर रहा है जो इस साल के आखिरी तक हर जगह पर तैनात होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बारे में पूरी तरह से खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद आए थे तो उनके 22 किलोमीटर के रोड शो में ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लाल किले पर भाषण के दौरान भी ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। ये 3 किलोमीटर दूर से किसी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है और उसे जैम कर देता है और 1 से 2.5 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर देता है। ये अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहा है,
विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा भारत में भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है DRDO को द्वारा, अलग अलग ऑलरेडी DRDO बहुत कुछ ड्रोन को ब्लास्ट करने के लिए अच्छे टेक्नोलॉजी आए हैं, उसको अभी चर्चा हो रहा है, अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास हो रहे। आने वाले दिन में एक अच्छा टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी हो, विदेश का टेक्नोलॉजी हो, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा अवेलेबल है अभी और अच्छा टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएंगे। अब चाहे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी हो या फिर विदेश से एंटी ड्रोन सिस्टम लाना हो, भारत के सामने ये जो नया और सीरियस चैलेंज है उसका तोड़ हर हाल में निकालना होगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ी बात है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, आज तक। भारत के लिए ड्रोन वाली चुनौती इसीलिए भी है क्योंकि ड्रोन का भारत में बड़ा मार्केट है। ये करीब 7,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। ड्रोन भारत में आसानी से उपलब्ध है, इन्हें कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। 500 रुपए से लेकर 15 से 20 लाख तक के ड्रोन मार्केट में उपलब्ध हैं। भारत ने ड्रोन को ऑपरेट करने की एक पॉलिसी तो बनाई है, लेकिन इसमें 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन को ऑपरेट करने में किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होती। 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम वजन तक के ड्रोन मिलते हैं। इनमें 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन अब जिस तरह से खतरा बढ़ा है उसमें ठोस नीति की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में यही बात हुई। भारत में इस वक्त करीब 6 लाख छोटे बड़े ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और जिस तरह से जम्मू में ड्रोन से हमला हुआ उसमें इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा कि बाकी जगहों पर भी ड्रोन का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमारे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी ने ड्रोन के इसी खतरे को लेकर ड्रोन बनाने वाले एक्सपर्ट से बात की है। जम्मू में वायुसेना के हवाई अड्डे पर ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ है उसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम गुड़गांव में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो अलग अलग कंपनियां हैं वो किस तरह से किस तरह के ड्रोन्स बनाती हैं, उसको लेकर, उसके ऑपरेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन DGCA की है। आम भाषा में समझना चाहें कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा, जो आप बता रहे हैं कि उसमें क्योंकि जो अगर DGCA अप्रूव ड्रोन है वो एक निर्धारित एरिया में उड़ते हैं, लेकिन जम्मू में क्योंकि जो घटना हुई है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 ड्रोन जाकर एक विस्फोटक वहाँ पर गिराने में कामयाब हुए हैं। जी देखिए सर, इसमें क्या है, जो अभी चाइनीज़ ड्रोन है बेसिकली, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा ड्रोन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट में चाइनीज़ ड्रोन मिलते हैं, जैसे कि आपका जो DJI का फैंटम 4 होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 14-15 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर हम कल के सिनेरियो को देखें तो जिस तरह से हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तो वो ड्रोन जो था वो बड़ा ही स्मार्ट ड्रोन था। तो अभी जैसे क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एयरपोर्ट स्टेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं, राडार्स लगे होते हैं। तो जो हमारे ड्रोन्स होते हैं ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन होती है कि आपको कितने हाइट पे उड़ना होता है, वो सरकारी उसमें लिखा होता है। जो चाइनीज़ ड्रोन है वो काफ़ी लो हाइट पे फ्लाई किए हैं, वो 20 मीटर या 30 मीटर पे फ्लाई किया है ड्रोन, जिससे कि वो राडार के उसमें रीच में नहीं आ पाया है। 2 ड्रोन की मदद से ऐसे जो छोटे ड्रोन हैं उनकी मदद से उन पर गोला बारूद लगाया गया, विस्फोटक लगाया गया और उनको वायुसेना स्टेशन के अंदर लगाया गया। इस वक्त ड्रोन्स को लेकर जिस तरह से DGCA की गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ड्रोन्स के ऑपरेशन को लेकर DGCA की तमाम तरह की गाइडलाइन है। उसके लिए एक निश्चित एरिया होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है, लेकिन जो चाइनीज़ ड्रोन है या जो ब्लैक मार्केट में इस तरह के ड्रोन उपलब्ध हैं, उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह की घटना जम्मू में हुई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, गुरुग्राम, आज तक। एक तरफ आतंक का आसमानी हथियार है तो दूसरी तरफ उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। भारत को आतंक के हर मोर्चे पर लड़ना है। यह मोर्चा मुश्किल जरूर है, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन भारत के पास वो हिम्मत है, वो ताकत है जो हर खतरे, हर चुनौती से लोहा लेती है। हमारे जवानों का जज्बा ऐसा है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र सिंह ऐसे ही वीर जवान हैं, जिन्होंने श्रीनगर एनकाउंटर में लश्कर के आतंकी और उसके पाकिस्तानी साथी से मोर्चा लिया
कंधे पर गोली लगी, लेकिन देश के लिए समर्पण ऐसा है, देश के लिए जज्बा ऐसा है कि घायल होकर भी कहा कुछ नहीं हुआ। ये देश के असली हीरो हैं, जिन पर पूरे देश को नाज है, जिनके रहते हम और आप सुरक्षित हैं और यह भरोसा करते हैं कि कोई भी दुश्मन देश को जख्मी करने आएगा तो मारा जाएगा। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल ओके, क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। कंधे पर गोली लगी, जख्मी है, लहूलुहान है, लेकिन ये भारत के वीर जवान हैं। सीना तान कर कह रहे हैं कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल ओके, क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। गर्व है कमांडेंट सत्येंद्र सिंह पर, गर्व है ऐसे वीर जवानों पर, गर्व है भारत माता के ऐसे बेटों पर जो जान पर खेल जाते हैं, हर जख्म सह जाते हैं। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल ओके, क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। कमांडर सत्येंद्र सिंह की टीम ही श्रीनगर में लश्कर के आतंकवादियों से मोर्चा ले रही थी। श्रीनगर के परिमपुरा में गोलियां चल रही थी। एक मकान में लश्कर के खूंखार आतंकी छिपे थे। इस ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच ही एक गोली कमांडेंट सत्येंद्र को कंधे में लगी। वो जख्मी हुए, लेकिन 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। एनकाउंटर चलते रहा, फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के बहुत कामयाबी हो। लश्कर का टॉप कमांडर नदीम अबरार और उसका पाकिस्तानी साथी मुस्लिम जरार दोनों इस एनकाउंटर में मार गिराए गए। पिछले 6 साल से ये आतंक में एक्टिव थे और कई जवानों और कई आम लोगों की हत्याओं में शामिल थे। ये मेडुल जो था, ये पाकिस्तानी और ये नदीम अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवाल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनिस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नैचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है। यह पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आतंकी नदीम अबरार का टारगेट नेशनल हाईवे होता था। हाईवे पर ही वो पकड़ा गया, जिसके बाद उसने परिमपुरा के मलहोरा में अपना आतंकी ठिकाना बताया। अबरार को जैसे ही सुरक्षा बल परिमपुरा के उस मकान में लेकर गई, मकान में छिपे उसके पाकिस्तानी साथी ने गोलियां और बम चलाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों के लिए चुनौती ये थी कि इन आतंकियों का सफाया भी करना था और आसपास के घरों से आम लोगों को सुरक्षित बचाना भी था। बम और गोलियों के बीच सुरक्षा बलों ने आम लोगों को वहां से किसी तरह बाहर निकाला और लंबे एनकाउंटर के बाद आखिरकार दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि लश्कर-ए तैयबा की जगह अब लश्कर-ए हाय तौबा जैसा माहौल क्यों है और क्यों आतंकी जो हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद रहिए खबरदार। सेना जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। नतीजा, आतंकियों की कमर टूटने लगी। यही वजह है कि आतंकी संगठन अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। अब आतंकी हैंडलर सुरक्षित ठिकानों से बैठकर ऑनलाइन कश्मीर में आतंक की दुकान चला रहे हैं। यह बिल्कुल नया ट्रेंड है। इससे सेना और सुरक्षा बलों को चकमा देना उनके लिए आसान होता है। ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन उनके लिए होता है। युवाओं के मन में नफरत के बीज ज्यादा आसानी से वो बो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां आसानी से उन्हें ट्रेस नहीं कर सकती। इनका एक बड़ा मकसद है सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल, जिसमें फेक नाम से रहकर आतंकी हरकतों की जिम्मेदारी ली जा सकती है। कुल मिलाकर आपको बताएं तो इस समय कश्मीर में दर्जन भर कम से कम आतंकी संगठन हैं जो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे खतरनाक टीआरएफ भी शामिल है। जब जब आतंकी साजिशों ने सर उठाया, तब तब हमारे वीर सैनिकों ने उनका सफाया किया। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंक की लहलहाती फसल जला डाली। बड़ी संख्या में आतंकी या तो मारे गए या फिर सरेंडर करने पर मजबूर हुए। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे।
उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। लेकिन कश्मीर में अब आतंक का मॉडल बदल रहा है। एनकाउंटर्स के मारे आतंकी अब केवल हथियारों के भरोसे नहीं है, बल्कि बंद कमरों और गुमनामी के बीच ऑनलाइन आतंकवाद के बीज बो रहे हैं। ये नया ट्रेंड है। लगभग दर्जन भर आतंकी संगठन अब जमीन पर मौजूद नहीं है, बल्कि उनका वजूद एक वेबसाइट में सिमट चुका है। और इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि अगर संगठन वर्चुअल होगा तो सेना की सख्ती से बच सकते हैं, ट्रेसिंग ट्रैकिंग से बच सकते हैं। ये टेररिस्ट और ओजीडब्ल्यू सोशल मीडिया का यूज करके ऑनलाइन से रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कश्मीर के अंदर में जितने भी यूथ हैं उनके पास में 2 या 3 मोबाइल जहां लैपटॉप वगैरह हैं और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। देखिए, ये जो उनके आका हैं पाकिस्तान में, वो तो इस सोशल मीडिया को यूज करते रहे हैं अपना जो भी टेररिज्म का मैसेज, संदेश और फंडामेंटलिज्म है उसके लिए। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर 100 दिन से अधिक का सन्नाटा जरूर है, लेकिन आतंकी गतिविधियां फिर भी जारी हैं। लेकिन एक जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिला है यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में, वो ये कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो संगठन है वो अचानक जमीन से गायब है, और जो संगठन नजर आ रहे हैं वो ऑनलाइन है। यानी कि ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मौजूदगी ऑनलाइन है, जो धमकियां भी वहीं पर देते हैं और वहीं से अटैक को क्लेम भी करते हैं। इन नए संगठनों के नामों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके जरिए एक नया नैरेटिव तैयार करने का प्रयास है। नैरेटिव ये कि ये प्रोग्रेसिव हैं, स्थानीय हैं, युवाओं की आवाज है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से क्लीन चिट दे दी जाए। टीआरएफ, इसे आमतौर पर लश्कर तैयबा का मोर्चा माना जाता है। इंटरनेट पर एक संगठन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब जमीन पर इस संगठन के आतंकी एक्टिव हैं और कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं। पीएएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से पांव पसारे हुए। केएलडब्ल्यू यानी कश्मीर लिबरेशन वॉरियर्स, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा नेटवर्क अभी नजर नहीं आता। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका काम है अपने तमाम सहयोगी संगठनों की पोस्ट और एजेंडे को सोशल मीडिया पर फैलाना। मुस्लिम जाबाज फोर्स, ये एक पुराना संगठन है, लेकिन इसकी जमीन पर कोई खास गतिविधि नहीं है। कई बार यह संगठन पोस्टर्स रिलीज करता रहता है। कश्मीरी टाइगर्स, आशंका है कि ये जैश ए मोहम्मद का फ्रंट है। इसके केवल 1 या 2 आतंकी हैं। मूल रूप से इसका मकसद है जैश ए मोहम्मद के हमलों और दूसरी आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना, ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम न आए। कश्मीर के अंदर में जो नई ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी सोशल मीडिया के ऑपरेटिव्स हैं, वो अपने इस प्रकार से नाम रखते हैं जिससे ये ना पता चले कि ये टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म या एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के साथ में इनका कोई कनेक्शन है। लेकिन ये लोकल होम ग्राउंड प्रॉब्लम है। ये एक चालाकी है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से जानती है इस बारे में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई छिपकर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए और कश्मीरी युवाओं को उकसाने के लिए कर रही है। हाल ही में एससीओ की बैठक में एनएसए ने इस बाबत चिंता भी जताई थी। आतंक अपना मुखौटा बदल रहा है, नाम बदल रहा है, हथियार बदल रहा है, पर उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे सैनिकों की ताकत के सामने कोई मुखौटा, कोई नाम, कोई हथियार नहीं टिक सकता। गोलियां शरीर छलनी कर सकती हैं, हौसला नहीं। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल ओके, क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। यहाँ की गतिविधियों में जो परिवर्तन आपको नजर आ रहा है, उसके पीछे पैतरे में बदलाव भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो अगर नामकरण इस तरह का किया जाता है तो उंगलियां अलग और उठती हैं। एफएटीएफ जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान जैसे देश थोड़ा सा खुद को बचाने की गुंजाइश ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो कार्रवाई है जमीन पर हमारे सुरक्षा बलों की, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, श्रीनगर, आज तक। ट्विटर भले ही अमेरिका के कानून से चलता हो, लेकिन भारत में उसके खिलाफ भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए।
यही वजह है कि ट्विटर पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं आज संसद में स्टैंडिंग कमेटी ने भी ट्विटर से सवाल पूछे हैं। यानी एक शब्द में कहें तो ट्विटर का टाइम फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है। भारत के नए संचार कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार की सीधी टक्कर वाला एपिसोड पूरी दुनिया ने देखा। अब ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई के बादल मंडरा रहे हैं और चारों तरफ से एफआईआर की बारिश हो रही है। ट्विटर और उसके एमडी के खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। ट्विटर को अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग कर दिखाना महंगा पड़ सकता है। बुलंदशहर में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा हो गया है। नक्शे वाले मामले में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विटर इंडिया पर अलग से जांच करने के आदेश दिए हैं। भोपाल में साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। बुलंदशहर में जो शिकायत हुई है उसमें ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर देश के आईटी नियमों के उल्लंघन के साथ साथ लोगों में शत्रुता और घृणा को रोकने के लिए बनाए गए कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने लिखा, जम्मू कश्मीर को नक्शे से हटाने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गलत नक्शा दिखाना देशद्रोह है। पुलिस ने मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। उनकी इस तहरीर के आधार पर ऊर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? कौन ये लोग हैं? उनके द्वारा अपनी तहरीर में ट्विटर के 2 पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उसी के अनुसार ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। ट्विटर की हर हरकत पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित सरकारों ने भी ट्विटर इंडिया को घेर लिया है। कभी ट्विटर पे इस तरह का आना, मैंने आज डीजीपी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि इसके सभी पहलुओं को जांच करें और इस पर केस रजिस्टर करके एफआईआर करें। ट्विटर इससे पहले भी लद्दाख को भारत से अलग दिखा चुका है। साल 2020 में लद्दाख को देश का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। हालांकि अब के माहौल की बात अलग है। ट्विटर ने देश के मौजूदा आईटी कानून का सम्मान नहीं किया है और इससे सरकार और उसके बीच की दीवार चौड़ी हो गई है। ट्विटर के सामने फिर से वही नसीहत आ गई है, देश में रहना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा। बात समझ लेनी चाहिए, वो भारत के कानून के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। अगर शरारत करेंगे तो उनके ऊपर भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सिर्फ 4 दिन पहले 25 जून को कुछ देर के लिए देश के कानून और संचार मंत्री का वेरीफाइड अकाउंट लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई का कारण ये बताया गया कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि कुछ देर बाद ही अकाउंट से लॉक हटा दिया गया, लेकिन इससे यह संदेश गया कि ये कार्रवाई जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए हुई है। अब स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर से जवाब मांगा है कि रविशंकर प्रसाद का अकाउंट किस प्रावधान के तहत ब्लॉक किया गया। सवाल ये भी उठता है कि जब कॉपीराइट एक्ट के मामले में ट्विटर कार्रवाई कर सकता है तो भारत का गलत नक्शा दिखाने और बिना सूचना दिए अकाउंट ब्लॉक करके नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। ट्विटर के लिए मुसीबत आई है तो चारों तरफ से आई है। आज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बच्चे से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर ट्विटर के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। मामला गंभीर है क्योंकि पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ट्विटर इंडिया के बॉस को बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले की जांच के सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस पहले ही तलब कर चुकी है। हालांकि मामला अब कोर्ट में है। जो नए 2021 के रूल्स आए थे उनके हिसाब से अगर आप उन 2021 रूल्स को अवॉइड नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो सेक्शन 79 के तहत जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया गया था इंटरमीडिएरीज को, वो आपके यहाँ से हट जाएगा। इधर ट्विटर ने अपनी गलती सुधार ली थी और नक्शे को दुरुस्त कर लिया था,
लेकिन तब तक देश में इसे लेकर बहुत हंगामा हो चुका था। ट्विटर को फिलहाल हर रोज ये एहसास हो रहा है कि उसकी प्रोटेक्शन अब छिन चुकी है। एफआईआर की तेज बरसात से ट्विटर को अब भारतीय संचार कानून का छाता ही बचा सकता है। अगर ट्विटर ने ये कानून नहीं माना तो ऐसा लगता है कि आगे नित नए मुकदमे होते ही रहेंगे। आज तक ब्यूरो। 21 जून जब से भारत ने नए सिरे से टीकाकरण अभियान शुरू किया है, तब से 8 दिनों में 4 करोड़ 61 लाख से अधिक डोज लगी। भारत 33 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा चुका है, जो अमेरिका की कुल आबादी के लगभग बराबर है। अमेरिका आबादी के मामले में चीन और भारत के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वैक्सीन अभियान में तेजी लाने के अलावा भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। यानी अब से गर्भवती महिलाएं कोरोना के खतरे का सुरक्षा कवच पा सकेंगी। वैक्सीनेशन में उछाल के साथ साथ कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट में 3 मई से लगातार सुधार है। अभी भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 96.99% है। 4 मई से 10 मई के हफ्ते में भारत में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। तब 21.3% पॉजिटिविटी रेट गई थी, लेकिन तब के मुकाबले मौजूदा हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 85% घट गई। इस हफ्ते की पॉजिटिविटी दर घटकर 2.74% रह गई है। अगर आज आए आंकड़े की बात करें तो आज कोरोना संक्रमण से पॉजिटिविटी दर 2.12% है। बीते 22 दिनों से लगातार संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से कम आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आप रहिए खबरदार। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।